स्टार्टेड मनोज जी, एक बार कंफर्म करो। এই বাবু চলো, অনেকক্ষণ হয়েছে, অনেক গল্প করেছি আজকে। এখন এখন কিছু বলবো না, বলছি দাঁড়াও, আস্তে আস্তে বলছি। কমোডিটি তো আমাদের শনিবার আছে, আমি শনিবার বলবো। এই गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, गुड मॉर्निंग पूर्णिमा। ए चलो चलो, आज एक बहुत वाइटल चीज सीखना है, बात कर लेने दो, नहीं तो बाद में बोलोगे पछताओगे। मॉर्निंग सर। अच्छा तो सर आज बेसिकली मार्केट बंद है। हाँ हाँ सर, मार्केट बंद है। आज गुरु नानक जयंती है, गुरुपुरब है, आज मार्केट बंद है। सिर्फ कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स वाला जो कमोडिटी है वो 5 बजे के बाद खुलेगा, और एनसीडीएक्स लाइक माने एग्रीकल्चरल कमोडिटी वाला जो है वो भी टोटली ऑफ है, और एनएससी बीएससी भी ऑफ है। तो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एमसीएक्स मिलेगा। जो लोग मोटा मोटी कमोडिटी जानते हो वो 5 बजे के बाद कर सकते हो, बाकी और कोई ट्रेडिंग के लिए आज जगह नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आज एक स्ट्रेटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट वीक नहीं, लास्ट डे, मैंने कल तो क्लास ऑफ किया मैंने, वेडनेसडे वाला क्लास में मैंने स्टार्ट किया था मैक्स पेन एंड पीसीआर। तो आज मैक्स पेन को कंप्लीट करूंगा, और मैक्स पेन से आपको मार्केट के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है। तो प्लीज आप लोग फोकस करें, बहुत वाइटल पॉइंट है। चलो, और उससे पहले मैं थोड़ा सा लास्ट दिन जो मार्केट का सिचुएशन था उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, ताकि सोमवार, आज फ्राइडे है ना, ताकि सोमवार आप लोगों के लिए कुछ बात अगर है तो मैं थोड़ा कोशिश करूँ। सर पहले तो आप ये चीज देखो कि फ्राइडे वाला वेडनेसडे वाला एनालिसिस क्या था। मैं थर्सडे को कोई एनालिसिस दिया नहीं था। वेडनेसडे को मेरा एनालिसिस ये था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द निफ्टी कंटिन्यूज टू बी वीक, स्लाइड बिलो 23,800 अगर जाए तो मार्केट 23,500 टच करने का हाई चांसेस है। अगर रेजिस्टेंस की तरफ वो कोशिश करता है बीच में भी, तो 24,050 तक वो जा सकता है। तो ये मैं बात किया था थर्सडे को। तो एक बार थर्सडे नहीं, वेडनेसडे को आप एक बार वेडनेसडे वाला सिचुएशन जस्ट फटाफट देख लो कि क्या हुआ था। वेडनेसडे मैंने कौन सा डेट सर, आई थिंक 13 तारीख ना। तो 13 तारीख को क्या हुआ था, क्या हुआ था, इसको मैं मिनट में करूं या 15 मिनट में, 15 मिनट में कर लेता हूँ। 15 मिनट 13, ये देखो 13 को क्या हुआ था, मार्केट शुरू किया था गैप डाउन देके, फिर अप हुआ था, और वो हाईएस्ट पॉइंट में अगर गया था तो हाईएस्ट था इसका 23,790 के आसपास, मैंने अप्रोक्स 23,800 के आसपास ये था 13 तारीख को। उसके बाद मैंने वो जो हाईएस्ट पॉइंट वो अचीव कर लिया था दिन का, उसके बाद और कोई उसका जगह नहीं मिला, मैंने 24,000 के आसपास जाने का और कोई मौका नहीं मिला, पूरा का पूरा सपोर्ट जोन में ही चला आया। और एकदम जब मार्केट क्लोज हुआ 13 तारीख को, तो क्लोज हुआ 23,540 के आसपास। ठीक है। तो इवन आई होप कि तुमको याद होगा पप्पू कि तुम बोल रहे थे कि सर 23,500 क्रॉस करके चला जाएगा। मैं बोला था कि 23,500 क्रॉस तो नहीं करेगा, उल्टा 500 तक पूरा आएगा नहीं। মনে পড়ছে ঝগড়া হচ্ছিল তোমার সাথে আমার একটু, ঠিক আছে। 500 पूरा उस दिन तुम ऑनलाइन में थे। 500 पूरा आएगा नहीं, 500 के थोड़ा ऊपर बंद होगा, ऐसा ही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में मैंने बात किया था कि सही बोलছি तो। ठीक है। और देखो 540 में ही मार्केट क्लोज हुआ था। वो अलग बात है कि हो जाता है, ওটা কালকে হয়েছে, ওটা কালকে হয়েছে, ওটা ওই দিন কি হয়নি, ওটা কালকে হয়েছে। আমি কালকে কোনো অ্যানালিসিস দিতে পারিনি, আমার সিএর এক্সামের একটু চাপ চলছে বলে। তো সেই জন্য আমি তোমাকে জাস্ট বলছি, এবারে কালকের ঘটনাটার পরে মার্কেট মোটামুটি এখন সাইডওয়েজ সিচুয়েশনসে আছে। তবে কালকে একটা ভালো জিনিস দিয়েছিল, কাল মনোজিৎ প্রফিট করেছে, ছোটখাটো একটা প্রফিট আমাকে শেয়ার করেছে, স্যার আমি করেছি, আমি দেখেছি, আমি আর কিছু উত্তর दिते পারি। वेरी गुड मনোজিৎ। ये देखो सर 13 तारीख को मार्केट जब क्लोज हुआ अप्रोक्स 23,500 में, उसके बाद मार्केट थोड़ा उठा था। अच्छा एक बात और मैं याद दिलाऊं, मैं बोला था कि अगर मार्केट 23,500 के आसपास आएगा तो उसके बाद रिट्रेस बैक करेगा। याद करो वो वाला दिन, वेडनेसडे वाला दिन, कि अगर मार्केट 23,500 में आता है तो उसके बाद रिट्रेस बैक
करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कितना रिट्रेस बैक किया। अरे वाह, कितना रिट्रेस बैक किया। लुक एट सर, ये वाला पॉइंट है ना, ये 15 मिनट का कैंडल है। लुक एट 23,500 में आने के बाद वापस से वो मार्केट रिट्रेस बैक करके आई थिंक फ्रॉम 23,530 से लेके 23,600 नौ 23,609 मैंने अप्रोक्स 70-80 पॉइंट का वापस मूव दिया। आप लोगों को ये सब बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही सब सिचुएशंस में आपको अच्छा खासा, ये 15 मिनट का कैंडल है। ঠিক আছে, কে ট্রেড নেয়নি আমি সেটা নিয়ে বলছি না, কিন্তু যেটা বলা হয়েছিল সেটা হয়েছে। সেই জন্যই বলছি কি মার্কেট 23,500 কাছাকাছি এলে রিট্রেস ব্যাক করবে, এটুকু শিওর ছিলাম। যখন আমি শিওর থাকছি সাইকোলজিক্যালি প্লাস সাপোর্ট লেভেল রেজিস্ট্যান্স লেভেল সাপোর্ট দিচ্ছে, তখন এইগুলোতে ট্রেড নেওয়া উচিত। এগুলো রিস্ক ফ্রি ট্রেড হয়। যতই মার্কেট উইক থাকুক, মার্কেটের একটা বেসিক নেচার মার্কেট পালন করবেই করবে। মার্কেট উইক আছে, সেটা ওভারঅল উইক আছে, তা বলে আমার ট্রেডার্স হিসেবে আমাদের কিন্তু খুব একটা মকা হাতছাড়া হচ্ছে না। যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু আমরা 100 পয়েন্ট 50 পয়েন্ট 80 পয়েন্ট পাচ্ছি তো। হ্যাঁ, এবারে প্রিমিয়ামের গ্রোথ একটু কম বেশি হতে পারে, ট্রেন্ড কম থাকবে, কিন্তু তা বলে মার্কেট কিছু দিচ্ছে না এটা আমি বলতে পারি। ইভেন ওই দিনকে আমরা পড়ছিলাম टेक्निकल क्लासे, फिबोनाची के साथ साथ भी हम लोगों ने पूरा मौका देखा कि जब जब फिबोनाची रिट्रेस किया 23.6 में 61.8 में बार बार हुआ। ठीक है, तो मार्केट ऐसे मार्केट में भी आपको मौका दे जाएगा। बस आप अपना पेशेंस को सही रखना, और जो भी चीजें आप सीख रहे हो ना उसको एक साथ जॉट डाउन करके लगाने का कोशिश करना। आपको एक ना एक मौका दिन का मिल ही जाएगा। अब मार्केट वीक रहने से ट्रेडर को कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेडर बस अपना एनालिसिस पे ध्यान दे। इन्वेस्टर को दिक्कत है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं आज जिसका पोर्टफोलियो है, आप हम सबका है, पोर्टफोलियो देखने में खराब लगता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरा पोर्टफोलियो अगर पहले 70%, 80%, 100% रिटर्न जनरेट कर रहा था, वहां पर किसी का 40%, 50% दिख रहा होगा। ठीक है, मेरा तो कुछ ऐसा ही हालत हो गया है, जो 80% समथिंग था वो सब देखने में 40%, 45%, बट मैं उतना इग्नोर करता रहता हूँ। क्यों इग्नोर करता जानते हो? क्योंकि ओवरऑल मुझे पता है कि रोज रोज का मैंने क्या होता है ना, लोग नॉर्मली पैनिक कर जाते हैं, पोर्टफोलियो देखते ही उसको लगता है कि इतना खराब हालत है, इससे अच्छा है सेल कर देते हैं। मेरे घर पे भी कितने सारे लोग हैं मेरे को बोलते हैं সেল করে দিচ্ছি, এসব রেখে কিছু হবে না, মার্কেট শেষ হয়ে যাবে, পড়ে যাবে। আচ্ছা, মার্কেট কতদিন পড়বে, কতদিন শেষ হয়ে যাবে? 3 মাসে বেড়েছে, 3 মাসে কমছে, আবার 3 মাসে বাড়বে, তো বাড়া কমা মার্কেটে চলতে থাকে। এত প্যানিক করে করবোটা কি? 1 বছর ব্যাংকে টাকা রাখলে बैंक আমাকে 7%, 10%, 7% দেয়, 7.5% দেয়। पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने से, बैंक में पैसा रखने से 7-7.5% तो मिलता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो, चलो मेरा अगर थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, किसी का 20% हो सकता है, 20 कम होके क्या हो 12%, 15% में होगा। तो 12-15% में तुमको इतना क्या है, जितना है रहने दो। उल्टा कुछ पैसा अगर है पास तो कोशिश करो वापस से कुछ एक्विजिशन करने। অবভিয়াসলি সেটাই তো, মার্কেট কি বুঝতে পারছি না আমরা, কি মার্কেট যখন ডাউন যাবে সেটাও বুঝতে পারছি, মার্কেট কখন আপ হতে পারে সেটাও বুঝতে পারছি। মানে আমি বলতে চাইছি কি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট পারপাসের জন্য এই কথায় কথায় পোর্টফোলিওকে নিয়ে ছেলে খেলা করার দরকার নেই। যদি আমি এখন একটা ডাউন দি লাইন 2 বছর 4 বছরের জন্য টাকা রাখছি কোনো একটা শেয়ারে, যদি शेयर মানে शेयर के बारे में अगर बहुत नेगेटिव कुछ बात ना हो, तो शेयर को इतना ज्यादा खरीदना बेचने का जरूरत मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि अगर आपका पोर्टफोलियो देखने में खराब लग रहा है, रहने दो। उल्टा अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में, जैसे एचडीएफसी के बारे में पप्पू का जो राय है, जो हम लोग काफी दिनों से बोले जा रहे थे क्लास में, कि अगर एचडीएफसी बैंक और थोड़ा नीचे आता है, अगर 1600 के आसपास या 1600 से नीचे आ जाता है, बहुत बढ़िया टाइम है, वापस से ले लो। क्योंकि अभी ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम है, अमेरिका भी थोड़ा सा मैंने पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग क्या होगा उसका समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्केट ओवरऑल एक वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वीकनेस पे अगर स्टॉक का दाम कम हो रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, खरीदने का जगह बन रहा है। ইভেন্ট অ্যাজ সাচ সেরকম খুব একটা কিছু নেই। ঠিক আছে, খালি দেখতে হবে আমেরিকার রেট কাটের একটা কনসেপ্ট আছে, আর আমাদেরও একটা রেট কাট করার কথা বারবার বলা হচ্ছে।
আরবিআই, হ্যাঁ আরবিআই একটা মিটিং এমপিসি থাকার কথা ছিল, সেটা নিয়ে এখনো ডিসিশন ওরা নেবে করছে। ইভেন্ট বলতে মহারাষ্ট্রে ইলেকশন আছে, তার রেজাল্ট আছে এই তো 20 তারিখ তো ইলেকশন, 20 তারিখ ইলেকशन। ऑब्वियसली महाराष्ट्र महाराष्ट्र इंडिया क्या क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल। महाराष्ट्र का जीडीपी इंडिया का टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 10%। तो महाराष्ट्र को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया का सबसे ज्यादा मैंने पॉपुलेशन तो हाई है ही, नॉट यूपी से थोड़ा पीछे है, लेकिन वेल्थ में इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट है ओवरऑल। और इंडिया का सारे रिचेस्ट पर्सन वहीं रहते हैं। और इंडिया का मेन पैसा का फ्लो इवन स्टॉक मार्केट के लेवल में अगर मैं बात करूं, हम लोग जो स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं या ओवरऑल जो पैसा का फ्लो होता है डेरिवेटिव्स एंड एवरीथिंग में, 80% डेरिवेटिव का पैसा बॉम्बे से ही आता है। बॉम्बे, पूना, नागपुर एटसेट्रा, बॉम्बे उसमें मेन है। 80 to 84%। 10% आता है गुजरात से, बाकी 5 से 7% आता है बंगाल एंड कोलकाता एंड बैंगलोर से, और बाकी सब मिला के 5%। और दिल्ली थोड़ा है उसमें, दिल्ली कोलकाता से बेहतर है। दिल्ली इज अराउंड 10-12%, मैंने 80% बॉम्बे, 10% के आसपास दिल्ली, उसके बाद आ जाएगा कोलकाता बैंगलोर मिला जुला के 10%, और बाकी सब मिला जुला के 10%। ये है स्टॉक मार्केट में कंट्रीब्यूशन का सब कॉन्सेप्ट। किससे साथ है বুঝলাম না। সেন্সেক্সের, হ্যাঁ সেন্সেক্স নিফটি সবের রিলেশন আছে। বিএসসি তো ওখানে জন্মেছে, এনএসইও ওখানেই জন্মেছে, রিলেশন তো অবভিয়াসলি ওদের টাকাতেই তো শুরু হয়েছে সব, মানে बॉम्बेতেই तो सब कुछ शुरू হয়েছে। कोलकाता में जब ब्रिटिश रहा, इसका हिस्ट्री बस इतना है कि एक्चुअली पहले कोलकाता में ही ब्रिटिश लोग एक्सचेंज को बनाया था, लेकिन कोलकाता में इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इधर बिजनेस सिचुएशंस और ब्रिटिश के लिए कुछ था नहीं, तब ऑटोमेटिकली उनको शिफ्ट करना पड़ा बॉम्बे में, और बॉम्बे को रेडी किया, और रेडी करने के बाद बीएससी अराउंड 1875-85 में बन गया था। लेकिन मैंने उसको रेडी करते करते 1930 इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद भी वो लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेडी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारे के सारे कंपनीज कोलकाता में लिस्टेड। तो कोलकाता इवन 1911 से जब ये लोग कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली में, और फाइनेंशियल हब को बनाने के लिए बॉम्बे को बना रहा था, उस टाइम पीरियड में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे चलाता था। इवन अप टू 1940 तक कोलकाता एक्सचेंज मेनली चला रहा था। 1960 तक भी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का काफी बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे बॉम्बे को बना ही गया था जिस पर्पस के लिए, और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। तो बॉम्बे फाइनेंशियल लेवल में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। মানে বেসিক্যালি এখানে মেন প্রবলেমটা হচ্ছিল কলকাতা সাইক্লোন প্রোন एरिया है, और उसके बीच में अरबियन नेशंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 1930s अराउंड। तेल मिलना चालू हुआ, तो जब तेल मिलना चालू हुआ तो अरबियन सी के पास अगर एक शहर हो, तो बॉम्बे पहले से था, उसका नाम मुंबई क्यों है, ड्यू टू मुंबा देवी। ठीक है, मुंबा आई, मुंबा एक राक्षस थे, उसको माने मारा गया था किसी भगवान से, जो आई आई माने मराठी में माँ होते हैं, तो माता का ही एक रूप जो मुंबा राक्षस को मारा था, बाद में वो मुंबा राक्षस आई का दास बना था, इसके लिए उसका नाम है मुंबई। आज भी मुंबई शहर से 30-40 किलोमीटर दूर में वो मुंबा देवी टेम्पल है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो शहर तो था, लेकिन प्लांट करके नहीं था, तो वो ब्रिटिश ने डेवलप किया, इसलिए उसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो बात अभी पप्पू ने कहा। और उसका और एक रीजन है, क्योंकि दुबई वगैरह के साथ ट्रेडिंग करना उसी टाइम पीरियड से बहुत डेवलप हुआ, मतलब बिकॉज उनका तेल का डिस्कवरीज एंड एवरीथिंग उस टाइम पीरियड में चालू। जो भी रिसोर्सेस लगता था बॉम्बे से जाता था। हाँ, बॉम्बे से आता, और उधर से लेके आना भी इजी हो गया। और 1930 के बाद ही तो ये ऑयल वगैरह का एक्सप्लोरेशन चालू हुआ, उससे पहले तो ऑयल के लोग ये कुछ सच था नहीं। तो मुंबई को तो सिर्फ बालू से वो बनाया गया आइलैंड। हाँ, वो आइलैंड नहीं बनाया नहीं गया, आइलैंड था ही, वो पहाड़ी है, छोटा छोटा ऐसे कितना जैसे 32 या 35 छोटा छोटा टापू है। टापू को सर उसमें बालू दे के हाँ, उसको रहने लायक आइलैंड। हाँ, सब सारे के सारे आइलैंड ही है। ये मुंबई का ये सब कहानी तो है ही, और फाइनेंशियल रीजंस में मुंबई बहुत डेवलप हो गया है। अब
कल का कहानी क्या था, कल मार्केट देखो 500 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो मार्केट 450 के आसपास जाके 480 के आसपास जाके रिट्रेस बैक किया। एक्चुअली देखो 480 जाने का कुछ था नहीं अप्रोक्स, लेकिन वो एक्चुअली अपने रेजिस्टेंस जोन में सपोर्ट जोन में ही घूम रहा था, थोड़ा क्रैक किया, हरामी बनाया, ठीक है, वापस से कल का मार्केट বুঝতে পেরেছি 500 नीचे গেছে তুই বুঝে গেছিস, খুব ভালো, এটা খুব ভালো ডিসিশন। মানে 500 के नीचे कल जाने का कुछ था नहीं, एक्सपायरी भी था, मार्केट इंडिसीजन में था, और देखो उसके बाद से मार्केट 500 से 550 के बीच में, मैंने कल का मार्केट बहुत बोरिंग मार्केट, बहुत बोरिंग मार्केट था, मैंने अच्छा है ऐसा बोरिंग मार्केट भी कभी कभी होना चाहिए। और कल मेरा कोई एनालिसिस भी था नहीं, वो अलग बात है, मैं क्यों नहीं दिया था मुझे नहीं पता, एक्चुअली से टाइम नहीं मिला था। लेकिन कल का मार्केट देखो 536 554, मैंने 20 30 40 पॉइंट का ही ओवरऑल मार्केट है। सर अब आगे का क्या, सर आगे का मुझे दो सिचुएशन दिख रहा है, मैं आपको फटाफट बोल के स्ट्रेटेजी में जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार जब मार्केट ओपन होगा, ये आज कल और परसों माने फ्राइडे सैटरडे एंड संडे के बीच में क्या खबर पनपते हैं। हमारा इंडियन मार्केट तो आज ऑफ है, लेकिन अमेरिकन मार्केट तो खुला है, तो अमेरिकन मार्केट में वो लोग कुछ डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली अभी ना पूरा इंतजार जो है इंडियन मार्केट को रिवाइव करने का, वो है एफआईआई का री एंट्री। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट एक साल माने 6 महीने से 1,20,000 करोड़ के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा एफआई ने इंडियन मार्केट से निकाला, ठीक है। तो इसके पीछे वैराइटीज ऑफ रीजंस के बारे में बोला जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा होने के ना कारण, कि डोमेस्टिक कंपनी उतना अच्छा क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो लोग पैसा निकाला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना ने ग्रोथ करने के बारे में सोचा तो उसके लिए पैसा निकाला। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका में इंडिसीजन था, वोट था, तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा, इसके कारण उन अमेरिकन पैसा इंडियन मार्केट से निकला। तो ऐसे 2-3 रीजंस मार्केट में मेन काम है। एक डोमेस्टिक रिसेंट क्वार्टर का परफॉर्मेंस खराब होना, अमेरिका में एक बहुत बड़ा चेंजेस का टाइम था, वोट का मैटर था, तो उससे पहले अमेरिकन लोग पैसा उठा लेगा, यही नॉर्मल बात है। चाइना ने बीच में थोड़ा सा ग्रोथ पॉलिसी के लिए स्टिमुलस पैकेज दिया कि हम 5% ग्रोथ करेंगे, इंडियन मार्केट में ग्रोथ नहीं है, उससे अच्छा थोड़ा चाइना में ट्राई करते हैं। इस तरह से इंडियन मार्केट से पैसा निकला है, और अगर निकलेगा तो निफ्टी एंड सेंसेक्स में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, तो वो इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वापस से ही अराइज होता है कि क्या इंडियन मार्केट खत्म हो गया। इंटरनेशनल फर्म एसएनपी का ही अगर आपको मैं एक रिपोर्ट बताऊं, एसएनपी, मूडीज आप चेक कर सकते हो, ये सब वर्ल्ड लेवल में रेटिंग एजेंसीज है, ये लोग कंट्री को रेट करता है। कंट्री का रेटिंग क्या होता है, ठीक जैसे इंडिविजुअल इंसान का बैंक में जाने से रेटिंग होता है ना, सपोज आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, आपका क्या चेक किया जाता है जानते हो, सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, ओके एक ही बात है। सिबिल जो करते हैं उसे क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। ये क्रेडिट स्कोर बेसिकली नॉर्मली 300 से 900 के बीच में होता है। इसमें अगर आपको लोन लेना है, अगर आपका पहले कभी लोन नहीं दिया गया, बात को सुनना, मैं एक सिबिल स्कोर से कंट्री का हिसाब बताऊंगा। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लेते हो, फर्स्ट टाइम जाते हो, तो आपका स्कोर नॉर्मली अराउंड 600-700 के बीच में होता है, 600 650 ऐसा, माने आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किए, इसलिए आपका स्कोर नीचे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मानो आपने लोन लिया और डिफॉल्ट किए, ठीक है, माने इवन एक फॉर एग्जांपल एक टीवी खरीदे ईएमआई में और वो भी टाइम पे रीपे नहीं किए, तो आपका स्कोर गिर जाएगा। इवन पर डिफॉल्ट पे जितना बार ईएमआई फेलियर करोगे, जितने बार लोन फेलियर करोगे, आपका गिरते गिरते ये 300 तक आ सकता है। और अगर ये 600 के नीचे चला जाए ना, आपको कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी बैंक प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर कब कर सकता है, जब अपना पूरा ईएमआई वगैरह फिर से रीपे कर दोगे, फिर आपका स्कोर थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, फिर आपको थोड़ा सा कोई ना कोई हल्का हल्का भरोसा करेगा। इसलिए कभी भी अगर लोन लेते हो, ईएमआई में फेलियर करने का कोशिश ना करें, मैंने पे करने का ही कोशिश करें टाइम पे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जब बड़े हो जाओगे, यानी समय बढ़ेगा, जब एज बढ़ेगा तो नीड बढ़ेगा, और बड़ा नीड में बड़ा पैसा जरूरत होता है, तब बैम्बू खा जाओगे। अब यहाँ पर पॉइंट इज दैट, अगर 700 से ऊपर 750, 800, 850 किसी का रेंज है, इट्स वेरी गुड फॉर द इंडिविजुअल। इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट वर्दीनेस, माने आप लोन लेने लायक हो कि नहीं, माने क्या आपका इतना इनकम हो जाते हैं कि आपको लोन देके कंपनी को वापस मिल जाएगा। तो क्या आपका इनकम का ग्रोथ सही है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो एक रेगुलर फ्लो होता है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको इनकम टैक्स फाइल एटसेट्रा दिखाना पड़ता है।
और आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक करके उनको पता चल जाती है कि आपके इनकम का फ्लो ठीक ठाक है, लोन रिपे करने लायक है कि नहीं। सिमिलरली ये जो मैं इंडिविजुअल लेवल में आपको बताया, ऐसा ही कॉन्सेप्ट बड़े बड़े कंपनीज लाइक S&P, फिच, मूडीज, these are the popular companies in throughout the world, रेटिंग कंपनीज जो कंट्री को रेट करता है। इसमें से मूडीज का रेटिंग बहुत अहमियत देता है, S&P का, और कुछ फाइनेंशियल फर्म है जैसे JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली एक्सेट्रा, ये लोग रेटिंग भी देता है। तो इनका कहना मार्केट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो S&P ने इंडिया का जो ग्रोथ, जो आरबीआई ने बोला ना कि इंडिया 6 to 7% ग्रोथ करेगा नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट ईयर 2025-26 में, तो उसमें जो 6 to 7% का ग्रोथ या 7.2 बोला है आरबीआई बोला 7.2% ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है, और S&P ने बोला 7% ग्रोथ तो दिख रहा है। ठीक है, तो S&P एक बहुत बड़ा एजेंसी है, हमारे बीएसई को भी यही बनाता था एक टाइम तक, स्टैंडर्ड एंड पोर, इसका कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड एंड पोर। ठीक है, S&P BSE सेंसेक्स, इसी नाम से सेंसेक्स चलता था। तो मीनिंग क्या है? कंपनी का नाम है, कंपनी का ही नाम स्टैंडर्ड एंड पोर। है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसको बनाता था, हमारे बीएसई सेंसेक्स को बनाता था, आज भी बनाता है। आज भी बहुत सारे कंट्री का एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या कहता है, ये आपके दिमाग में घुसना चाहिए। सर इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब कुछ नहीं सर, ये जितना सारा कंपनीज मार्केट में लिस्टेड होते हैं, इनका मार्केट कैपिटल होते हैं। कैपिटलाइजेशन एक कैपिटल होता है कि मैं कुछ पैसा लेके मार्केट में बिजनेस करता हूँ ना, लाख करोड़, हजार करोड़, ऐसा, तो इसमें से कुछ पैसा ऐसा होता है जो आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग कैपिटल मतलब ये होता है कि कितना पैसा तुम मार्केट में फ्री फ्लोट रखते हो। फ्री फ्लोट माने नंबर ऑफ शेयर्स, कितना मार्केट में फ्री फ्लो घूम रहा है। जैसे हम लोग मार्केट से शेयर खरीदते हैं ना, तो हम लोग वही शेयर खरीदते हैं जो मार्केट में फ्री फ्लोट हो रहा है, जो किसी के होल्डिंग में है। से फॉर एग्जांपल आज अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर है, अंबानी के पास भी रिलायंस का शेयर है, मैं तो बस 2-4 शेयर होल्ड करता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, रिलायंस के पास उसका मेन है, तो जो होल्ड में है उसको तुम खरीद सकते हो क्या? जो मेरे होल्डिंग में उसको तुम खरीद सकते हो क्या? लेकिन फिर भी अगर तुम आज मार्केट में रिलायंस का शेयर बाई करने के लिए ऑफर करते हो, कोई ना कोई आपको बेचता है। तो देयर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर जो मार्केट में फ्री फ्लोट है, जो बहुत इजीली बाई सेल हो जाता है। तो कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स मार्केट में फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, जिसका जितना ज्यादा होता है उसको निफ्टी में या सेंसेक्स में वेटेज के थ्रू से पुट किया जाता है। जिसका जितना ज्यादा फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन होगा, उसका वेटेज उतना हाई होगा निफ्टी में या फिर कोई भी इंडेक्स में। इस तरह से इंडेक्स बनाया जाता है। लेकिन ये इंडेक्स एग्जैक्टली बनता कैसे है, ये एक मेथोडोलॉजी, एक स्टैट है, मैं कभी आप लोगों को सिखा दूंगा, वेट कर जाओ। चलो इतना जब मन में है, मेरा तो स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट कंप्लीशन लेवल में ही है। मैं नेक्स्ट आज मैं आपको मैक्स पेन एंड पीसीआर बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी एक ही दिन बता दूंगा, और एक क्लास में मैं आप लोगों को इंडेक्स कैसे बनता है बता दूंगा। तो मेरा ऑप्शन एक बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीक तक मैं आपको ये सारा पॉइंट कंप्लीट कर। ठीक है, तेरा जो मन का क्वेश्चन है, बहुत लोगों के मन में होता है, ये सेंसेक्स निफ्टी बनता कैसे है? चलो ये भी आप लोगों का मैं पूरा करूँ, कोशिश तो करूंगा एज ए टीचर, मेरे को करना चाहिए। मैं शॉर्टकट कभी कभी सोचता हूँ कि शॉर्टकट मैं बता दूं, फिर मुंह देख के लगता है यार खुश नहीं हो रहा है, फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। না, আরবিআই বলছে 7 এর বেশি, আরবিআই বলছে 7% এর বেশি, মানে 7.2, এরা বলছে 6 to 7 তো দেখা যাচ্ছে। এবারে গ্রোথ একটু কম আছে, ঠিক আছে, মানে এটা প্রজেকশন। তো 6 to 7% গ্রোথ যখন এটা দেখতে পাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে গ্লোবালি ইন্ডিয়ার উপরে ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি কত আছে, ইন্ডিয়া কত প্রোডাকশন लोकली করবে, এটাকে বলা হয় জিডিপি। ঠিক আছে, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तेरा तो बड़ा मंजर लग रहा है, आजकल बंदा सीए का क्लास ज्वाइन किया है, वहां पर इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ रहा है, उसको जानना है। अब तो फिर पढ़ ले सीए, अब क्या करेगा, अब सीए देगा बोलेगा सर देरी होगा, मैं देरी कर, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, अकाउंट्स करता है, और इकोनॉमिक्स क्लास में मैं जीडीपी पढ़ा रहा था। ये सब कनेक्ट करने के लिए इसने ज्वाइन किया। अब कल हम लोग जीडीपी कैसे कैलकुलेट होते हैं यही सिखा रहे थे। ঠিক আছে, চলো ছোট, এখন আমাদের জিডিপি গ্রোথ মোটামুটি ওরা বলেছিল 6 to 7%, এই লাস্ট দুটো কোয়ার্টারের রেজাল্ট গুলোটা ভালো না, ওই 5%, 5.5% এর কাছাকাছি একটু নেমে গেছে।
6 to 7% খুব স্ট্যান্ডার্ড, ডাবল ডিজিট গ্রোথ দেওয়া তো সম্ভব না। ডাবল ডিজিট গ্রোথ মানে 9%, 10% ইন্ডিয়া দিয়েছিল, 9% এর কাছাকাছি গ্রোথ দিয়েছিল 2016-17 ওই মোদি আসার পরটা। এখন একটুখানি স্লো হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি গ্লোবাল প্রবলেমের জন্য একটু বাড়াবাড়িটা হয়েছে। অবভিয়াসলি এটাই পজিটিভ, এক্স্যাক্টলি সেটাই হয়েছে। অ্যাসপেক্টসটা গ্লোবাল লেভেলে পজিটিভ আছে, তার মানে মার্কেট ওইদিকে বিহেভ করার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায়। যেমন কালকে গ্রুপে দেখছিলাম নন্দন আর সমিতের মধ্যে ঝগড়া চলে না, টম জেরির মতো সারাদিন চালাতে থাকে। তো ঠিক আছে, চলো ভালো, মানে একটা হেলদি চর্চা করে ওরা। হ্যাঁ, নন্দনের একটা ভিউ নিয়ে আমি কথাটা বলছি, আমাকে আমি পেয়ে যাচ্ছি একটা बुलिश व्यू, একটা बेयरिश व्यू। अब नंदन का एक पॉइंट है, उसमें नंदन लास्ट में एक पॉइंट लिखा था, उस पॉइंट में नंदन लिख रहा है, नंदन को शायद पता भी नहीं, हम लोग चर्चा करते हैं इस बारे में कि वो बोलते हैं कि मैं डेटा ड्रिवन, कि डेटा अगर मुझे सही नहीं दिख रहा है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। चलो नंदन का ये बात एकदम मैं झुटला नहीं सकता, बात एक तरह से सही है कि अगर डेटा मुझे सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा तो मुझे जाना है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, ग्रोथ के साथ डेटा का क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई बैट्समैन लगातार 5 मैच में 0 में आउट हुआ है तो नेक्स्ट मैच में वो सेंचुरी नहीं कर सकता। आप टैलेंट नहीं देखोगे, हुनर नहीं देखोगे। रोहित शर्मा जब स्टार्टिंग में टीम में आया था, आई थिंक पहला 1 से 2 साल रोहित शर्मा आता था और जाता था। डेटा माने হচ্ছে কি যদি আর আপনি যেটা বলছেন সেটা ফিউচার। হ্যাঁ, ডেটা মানে হচ্ছে যেটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। डेटा माने হচ্ছে हिस्टोरिकल डेटा, যেটাতে আমি দেখছি, जिसमें मुझे क्या दिख रहा है कि हिस्टोरिकल डेटा में कि जैसे मैं क्रिकेट के भाषा में बोलूंगा तो आपको इजी लगेगा कि एक बैट्समैन पिछले 5 मैच में 0 में आउट हुआ है, ठीक है, 0, 20, 10, माने कोई हाफ सेंचुरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, अच्छा रन नहीं बनाया। तो अगर किसी ने पिछले 5 मैच में अगर वो हार्डली 15 का एवरेज के हिसाब से रन किया है, तो क्या वो बैट्समैन को नेक्स्ट मैच में खिलाना चाहिए 6th मैच में? तो एक तरह का सोच होता है कि नहीं, ड्रॉप कर देना चाहिए। तो नंदन जो बात कर रहा है वो उस मेंटेलिटी के साथ बोल रहे हैं, नहीं अगर 5 मैच में रन नहीं बनाया तो ड्रॉप कर दो। আপনি বলতে রোহিত শর্মাকে নিয়ে, আমি রোহিত শর্মাকে নিয়েই বলছি। ও যদি হিস্টোরিক্যাল দেখেন আপনি, রোহিত শর্মা এত বলার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে কিন্তু, ঠিক আছে, ওকে ওর কোন ব্যাটসম্যান করে দিই, ব্যাটসম্যান করেছে সেম কে কলকাতা নাইট রাইডার্স সুনীল নারিন এত বলার একটু ও ব্যাটসম্যান করে দিয়েছে, ওর 4 উইকেটও নিচ্ছে আবার रानों करते हैं। एग्जैक्टली पॉइंट इज दैट। अब यहाँ पर मैं क्रिकेट का बैटिंग बॉलिंग का बाहर से जाता हूँ सर। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम इंडिया का जो ग्रोथ है, ठीक है, इंडिया का जो भारत का जो ओवरऑल ग्लोबल लेवल में जो एक्सपेक्टेशंस है, इसको तुम नकार नहीं सकते। यू कैंट इग्नोर दिस फैक्ट कि इंडिया ग्लोबल लेवल में एक माने बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पूरा क्षमता रखता है। ऑलरेडी सर्विस सेक्टर्स में इंडिया ने इसने प्रूव करके दिया, तभी जाके आज हम लोग के यहाँ पर देखते हैं सर, टाई झुला के रात को जॉब करने जाते हैं हजारों हजार लड़का। इसमें कोलकाता में भी सेक्टर 5 इज देयर। 2000 से पहले ये वाला चीज हम लोग इंडिया में नहीं देख पाते। बैंगलोर आज इंडिया का इतना बड़ा शहर बना है, हैदराबाद आज इतना टॉप क्लास सिटी बना है, नोएडा गुड़गांव जैसे शहर बना है ड्यू टू आईटी। और ये आईटी बूम लास्ट 2000 से लेके 2024 के बीच में हुआ है। तो इंडिया ने प्रूव करके दिया कि सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विस हम लोग कर सकते हैं। उससे पहले इंडिया का क्या ही टैलेंट था। कल नंदन पूछ रहा था कि इंडिया का टैलेंट नहीं है। चलो, इंडिया का टैलेंट एक्चुअली ऐसे नहीं समझ में आएगा। टैलेंट समझने के लिए तुमको ओवरऑल समझना पड़ेगा। पॉपुलेशन हाई है ना, इसलिए मैंने बहुत नॉर्मल आंखों से देखने में लगे कि कुछ नहीं है। तो फिर अगर 2000 के टाइम पे इससे भी बदतर हालत था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, तो फिर हम लोग आईटी सेक्टर में कैसे अपना जगह बनाए? मैं बोलता हूँ कि डेटा ड्रिवन होना खराब नहीं होता, लेकिन तुम अगर ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बारे में नहीं सोच पाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तब तो तुम कभी टैलेंट माने खुद का टैलेंट को भी नहीं समझ पाओगे, दूसरे का टैलेंट को भी नहीं समझ पाओगे। अगर ऐसा है तो फिर किसी न्यू कमर को तो कभी जगह ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका तो कोई डेटा ही नहीं है। आप लोग ऐसे फ्रेशर्स जो लोग मार्केट में जॉब करने के लिए सोच रहे हो, आप लोग का तो कोई जॉब एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लिया जाएगा? अरे दिया जाएगा भाई, टैलेंट के थ्रू से लिया जाएगा।
तो अगर आप बोलोगे कि इंडिया को कोई टैलेंट ही नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप ऑब्वियसली नेगेटिव सोचोगे। ग्लोबली बहुत सारा, अच्छा आप एक चीज मुझे बताओ, इवन लास्ट 3 महीने पहले, मैंने लास्ट 3 मंथ्स का अगर आप लोग क्लास देखो, मार्केट गिरेगा, ये बात कब से चल रहा था? তখন 26,000 যখন মার্কেট 24,000-এ ছিল, 23,000 23,500-এ চলছিল, তখন বলছিল মার্কেট পড়ে যাবে, 24,000-এ বললো পড়ে যাবে, 25-এ বললো পড়ে যাবে, তাহলে মার্কেট হাজার 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 পয়েন্টে গেল, আমরা কিন্তু একবারও নেগেটিভ বলিনি। তার মানে নিশ্চয়ই গ্রোথ আছে, তাই তো গেছে। তাহলে আচ্ছা এখন যে পড়েছে তার কারণ আছে। তো আমি 3 মাস আগে বলেছি পড়বে, আর পড়লো 3 মাস পরে, এটার তো কোনো মানে হয় না। আমি কথাটা বোঝাতে পারছি তো? আমি বলছি কি এক্সট্রিম বুলিশও হতে হবে না, আর এক্সট্রিম বিয়ারিশও হতে হবে না, অ্যাজ পার সিচুয়েশন চল। আর ওভারঅল একটা कॉन्सेप्ट माথায় রাখতে হবে। আমি যেটা বুঝি সেটাই বলছি कि इंडियन मार्केट में इंडिया का ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं सर, चाहे एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ का हो, चाहे हेल्थ सिस्टम गड़बड़ का हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑब्वियसली अच्छा अगर इंडिया का कोई टैलेंट नहीं है तो एफआईआई इतना दिन से पैसा डाला क्यों? अगर इंडिया में कुछ है नहीं तो ये लाख लाख करोड़ पैसा आया क्यों? ऐसे ही जरूरत पड़ा उठा लिया, सिचुएशन कुछ अनसर्टेन लगा उठा लिया, फिर आएगा, कहाँ जाना है? कल और एक क्वेश्चन लोगों के बीच में चल रहा था कि इंडिया छोड़ के और कोई जगह नहीं है क्या? मैं आपको बोलता हूं नहीं है। चाइना के पास जगह ज्यादा नहीं है। मैंने देखो इंडिया ना कहाँ पैसा डालना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। एक पौधा छोटा है और एक पौधा ऑलरेडी बड़ा हो गया है, आप किस पेड़ में पानी डालोगे? हाँ, रिटर्न कौन आपको ज्यादा दे सकता है, जो ऑलरेडी बढ़ चुका है वो, या फिर जिसमें ग्रोथ है वो, कौन रिटर्न देगा? ऑब्वियसली जो छोटा है वो बढ़ेगा तो रिटर्न देगा ना आपको, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और फिर बढ़ने के बाद फूल फल जो मिलेगा वो भी मिलेगा। तो इसलिए है ना, तो इसलिए इंडिया का पोटेंशियलिटी को लेके दुनिया एक तरफा ही सोच रहा है। কান্ট্রির পপুলেশনটা ইম্পর্টেন্ট হয়, ওয়ার্ক ক্লাসটা রাখার জন্য, মানে কত লেবার ক্লাস আমি পাবো, তার মধ্যে ট্যালেंट কত আছে। আমাদের कंट्री যা জনসংখ্যা আছে, पॉपुलेशन जो हम लोगों की कंट्री का है, उसमें 140 करोड़ में से 60% पॉपुलेशन ऐसे हैं, 65% जो यूथ क्वालिटी में आते हैं। यूथ इन द सेंस जिनका एज 18 टू 50 के बीच में, ठीक है, या वर्किंग क्लास में 18 टू 60 ले लो सर, वर्किंग एज, ठीक है। अब 18 से 60 के बीच में जो लोग हैं, इनका संख्या इंडिया अभी वर्ल्ड में टॉप में है, ठीक है। तो अगर वर्किंग एज लोग ज्यादा हैं, अब इसमें से ये 18 से 60 के बीच में कितना हाई एजुकेटेड लोग हैं, कितना मिडिल एजुकेटेड लोग हैं, और कितना लो एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। अगर तुम उसका भी काउंटिंग करोगे ना, अगर चाइना को साइड कर दे तो ग्लोबली और कोई कंट्री नहीं है इतना हाई स्किल्ड लोग भी तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। भाई काम करने के लिए तो बिजनेस में लोग चाहिए, तो उसमें अगर इसमें से 18 से 60 बने, 65% बने, अप्रोच कितना हो जाएगा? 70 से 80 करोड़। अब 70 से 80 करोड़ में से अगर 1 करोड़ बंदा तो मिल ही जाएगा तुमको जो हाईली एजुकेटेड है, माने हाईली स्किल्ड, और 1 करोड़ लोगों में एक पूरा माने अमेरिकन इकोनॉमी बन जाएगा। हम लोगों को दिखता क्यों नहीं है? इतना बड़ा समुद्र है, उसमें थोड़ा बहुत पानी दिखता है तो वो दिखेगा कहाँ है? दिखता नहीं है। 2 करोड़ तो सर इंजीनियर पास हो जाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इंडिया में दिखेगा नहीं तुमको क्योंकि जनसमुद्र इतना ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखने से यहाँ का टैलेंट को तुम इतना कमजोर ना समझे। बहुत गड़बड़ है सोच में, ठीक है। चलो भाई सब कुछ बढ़ रहा है, समय के साथ साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं किसी के अगेंस्ट में या फेवर में, सुमित का तो क्या बताएं, बिना सोचे बढ़ेगा, वेरी बुलिश क्या, वेरी बुलिश का कुछ बेस तो होना चाहिए। नहीं, रामदेव अग्रवाल ने बोला है सर, वो बोला है, तुम क्या सोच रहे हो? ऑब्वियसली रामदेव अग्रवाल ने मोतीलाल ओसवाल मालिक, मोतीलाल ओसवाल বানিয়েছে দুইজন মিলে, রামদেব अग्रवाल আর মোতিলাল ওসওয়াল, দুই বন্ধুর কোম্পানি হচ্ছে ওটা। রামদেব अग्रवालेর ম্যানেজমেন্ট আর মোতিলাল ওসওয়ালের বুদ্ধি। দেখো
तो ओवरऑल मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि अभी दिसंबर तक मार्केट ऐसा थोड़ा करेक्शन हो सकता है, ठीक है, मैंने एटलीस्ट मिड दिसंबर तक हो सकता है। अगर बीच में अमेरिका कुछ ऐसा अच्छा बात कर दिया इंडिया के बारे में तो अलग बात, अब महाराष्ट्र इलेक्शंस में बीजेपी जीत गया तो अलग बात, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्रिगर मिलेगा, लेकिन ओवरऑल वीकनेस अभी, ठीक है। अगर एक्सट्रीम वीकनेस बोलो तो 23,500 से मार्केट धीरे धीरे 23,000 के तरफ भी जाने का हाई चांसेस है। अगर बहुत खराब हो तो दिसंबर तक 21,500 22,000 तक भी जा सकता है। डोंट वरी, कहीं भी जाए रिटर्न बैक करेगा, और रिटर्न बैक इतना करेगा जैसे एफआईआई आज नहीं तो कल इंडिया में एंट्री उसको करना ही है, कहीं जगह नहीं है। जब वो फिर से एंट्री करेगा दुगना पैसा लेके आएगा और मार्केट को 25,000 26,000 क्रॉस करके ही लेके वापस चला जाएगा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है गिरने दो, उल्टा पैसा है तो जुगाड़ करके फेवरेट स्टॉक्स में लगाओ। जो पहले नहीं ले पाए थे, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, ऐसे स्टॉक को मत छोड़ो, पैसा लगाना चाहिए। अब पैसा लेके रेडी हो जाओ ट्रेड के लिए। चलो मैं अभी एक चीज जो उसने स्टार्ट किए थे खत्म करने दो, नहीं तो चीजें खत्म ही नहीं होंगी। लास्ट दिन हम लोग मैक्स पेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट में बात करना स्टार्ट कर दिए थे कि मैक्स पेन क्या है। इतना तो मैं बोल दिया था कि मैक्स पेन वो एरिया को बताया जाता है जिस एरिया में सेलर को, ऑप्शन सेलर को सबसे मिनिमम लॉस होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस एरिया में ऑप्शन सेलर को, माने जिस स्ट्राइक पॉइंट पे, जिस एरिया में जिस स्ट्राइक पॉइंट पे ऑप्शन सेलर को सबसे मिनिमम लॉस होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को ऑप्शन पेन कहते हैं। ये बात मैंने कहा था, लेकिन अब ये कहां से आया, कैसे कैलकुलेट हुआ, इसके पीछे का नंबरिंग्स क्या है, इसके पीछे का कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी क्या है, और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये सब जान लोगे तो पता चलेगा क्या है। मैं पहले थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल्स में जाता हूँ। एक चीज आपको बता दो कि मैक्स पेन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि मैक्स पेन से मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है इसका आइडिया मिलता है। मार्केट कहाँ एक्सपायर हो सकता है इसका आइडिया मिलता है आसपास, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में এটা বিটি এর কথা বলতে এটা অপশন চেন অপশন চেন, ম্যাক্স পেন না হ্যাঁ পিকচারটা যদি দেখতে পারি কেন मैक्स पेन तो দেখা যায়, আপ স্টকস তো খুব সুন্দরভাবেই দেখা যায়, সেন্সিবলও তো দেখায় मैक्स पेन পিসি আছে, একটা বাটন থাকে। আচ্ছা এখন দেখো, পরে খুঁজে নেবে। देखो ये देखो लास्ट दिन जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, ये आपको मैक्स पेन का डेटा दिख रहा है सर। इसमें देखो मैक्स पेन किस में दे रहा है, रेड पे दे रहा है, ठीक है। पहले पेन 23,800 में था, फिर 9:15 से लेके जब मार्केट 3:15 में क्लोज हुआ, मैक्स पेन कहाँ आके रुका, 23,600 में रुका, ठीक है। तो ये समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में 23,800, फिर धीरे धीरे 23,750, और कल एक्सपायरी भी था, कल एक्सपायरी भी तो था ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये चेंज भी, और ये चेंज होता है, क्यों चेंज होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये 23,600 में लास्ट मैक्स पेन दिखाई दिया, तो ये मैक्स पेन 23,600 में दिखाई देने का, और ये कब कब से दिख रहा है, कम से कम 12:15 में ये पता चल गया था 12:30 के आसपास कि मार्केट 23,600 के आसपास में क्लोज होगा। और मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, 23,600 पे नहीं क्लोज हुआ, वो थोड़ा नीचे है, 23,540 के आसपास, नहीं कितना, हाँ 600 में ही क्लोज हुआ, ओ 600 में ही क्लोज हुआ, सॉरी, ठीक है। 12:30 में ये पता चल गया था कि मैक्स पेन 23,600 और अल्टीमेट क्लोज भी हुआ 23,600। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है ना, होता है। मैंने अगर आपको पता है 23,831 এর নিচে যদি মার্কেট স্টার্ট হয়ে থাকে, আমি দেখাচ্ছি, এটা এটা হচ্ছে এই যে মার্কেট, ও আচ্ছা আচ্ছা সরি 600 তে নয় 532 হয়েছে মার্কেট, কালকে আগের দিনকে ক্লোজ হয়েছে 560 নাকি, এখানে একটু ভুলভাল দেখা যায়, 532 স্যার, 532 তাই তো, 532, কিন্তু ম্যাক্স পেন কত বলেছিল, কত আটে হবে 600 বলেছিল, ম্যাক্স পেন 600 বলেছিল, ঠিক আছে। এবার একটু মেথোডোলজি কোথাও কোথাও ডিফারেন্ট দেখা যায়। তো ম্যাক্স পেন বলেছিল 23,600, কিন্তু মার্কেট ক্লোজ হয়েছে 532, ঠিক আছে।
तो ये 70-80 पॉइंट का डिफरेंस देखा जाता है। हाँ, ये कल का मैच पे, आज तो मार्केट बंद है প্রত্যেক দিন এমনি যায় না নাকি শেষ হলে দেখাবে না, প্রত্যেক দিন মার্কেট চলাকালীনও দেখাবে, মানে এটা চেঞ্জ হতে থাকবে। ম্যাক্সম্যান এখানে দেখো না চেঞ্জ হতে থাকেছে না, এ দেখো যখন শুরু হয়েছে मार्केट তখন কত ছিল, जब स्टार्ट हुआ था 23,800 में था, फिर धीरे धीरे 23,750, फिर 23,700, एक टाइम गैप दे देके मार्केट जैसे एक्सपायरी की तरफ बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा मैक्स पेन का सिचुएशंस भी बढ़ता रहेगा। और क्योंकि না এটা হচ্ছে পিসিআর, পিসিআর মানে হচ্ছে পুট কল রেশিও, এটার সাথে এটার একটা বিশাল গভীর সম্পর্ক আছে। पीसीआर के साथ मैक्स पेन का एक बहुत गहरा रिलेशन है। अभी ये दोनों रिलेशन आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन पहले आप मैक्स पेन का मैं बेसिक यूटिलाइजेशन बताता हूँ कि मैक्स पेन आपको जितना बताते हैं मार्केट का क्लोज होने का संभावना उसके आसपास ही होते हैं, 1-2% इधर उधर। सर मार्केट वोलेटाइल हो साइडवेज हो डजंट मैटर, मैक्स पेन अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। वोलेटाइल ज्यादा होगा तो आप थोड़ा डेविएशन ज्यादा मान लेना, मैंने जो बताया जाता है उससे नॉर्मल अगर साइडवेज मार्केट हो 1-2% आसपास, और अगर थोड़ा वोलेटाइल हो तो 2-4% आसपास में आप सोच सकते हो। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है या कैलकुलेशन क्या है, इट्स प्योर मैथ्स। ठीक है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये प्योर एक मैथमेटिक्स है। आप इसके बारे में मैं अगला 10-15 मिनट बात करूंगा, आप लोग प्लीज कंसंट्रेशन के साथ सुनो। ठीक है सर, इसमें सुविधा क्या होता है, अगर आपको पहले से पता चल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट किस पॉइंट पे क्लोज हो सकता है, एक्सपायर कहाँ हो सकता है, तो आपको कॉल लेना है कि पुट लेना है, बाई करना है कि सेल करना है, आप डिसीजन ले सकते हो। नॉर्मली हम लोग कॉल और पुट के बारे में एक चीज जानते हैं, हम सीई तब खरीदते हैं, सीई बाई तब खरीदते हैं जब मार्केट बुलिश होता है, हम सीई तब सेल करते हैं जब मार्केट बेरिश होते हैं, हम पीई तब बाई करते हैं जब मार्केट बेरिश होते हैं, हम पीई तब सेल करते हैं जब मार्केट बुलिश होते हैं। ठीक है, अब मार्केट आप जिस पॉइंट पे मार्केट को देख रहे हो उसके बाद आप मैक्स पेन को देखते हो, मार्केट आप करंट कंडीशंस में देखते हो, उसके साथ साथ आप मैक्स पेन को देखोगे तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा ना कि मार्केट यहाँ से किधर क्लोज हो सकता है, अप साइड में कि डाउन साइड में। मैक्स पेन तो मार्केट चलते चलते भी चेंज हो जाता है। यस, मार्केट चलते चलते भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज माने डायनामिक कॉन्सेप्ट में मार्केट चलते चलते अगर ये चेंज होगा तो मैक्स पेन भी चेंज होगा, तो कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली सर ये एक रनिंग कॉन्सेप्ट है, तो रनिंग कॉन्सेप्ट पे ये कितना चेंज हो सकता है इसका भी सिचुएशंस आपको बताता हुआ चलेगा, और साथ में ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड मार्केट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। বুঝে যাবে, দেখুন দেখুন বুঝে যাচ্ছে। এখন তো শিখুন তারপর তো অবজার্ভ করবেন, যখন যা যা শিখিয়েছি সেগুলো অবজার্ভ করে কাজ তো পাচ্ছেন, তাহলে আগেও যা যা শিখবো সেগুলো অবজার্ভ করেও কিছু তো পাবেন। मैक्स पेन के कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। मैक्स पेन ना प्रॉक्सी है सर, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशंस टारगेट का एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी मैंने जो रेगुलर में नहीं होता बट मार्केट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और बीच बीच में देखते हैं, स्पेशली सबसे ज्यादा इसका यूज होता है एक्सपायरी डेट पे। ठीक है, और ये किसका है, ये मेनली इस पे राइट माने ये सबसे ज्यादा यूज करने वाले होते हैं ऑप्शन सेलिंग ग्रुप, और ऑप्शन सेलर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसके ऊपर बायर भी सोच विचार कर सकते हैं। ये मेनली काम करते हैं ऑप्शन सेलिंग ग्रुप के एंगल से। ये सेलर के एंगल से ही है, ये पूरा कैलकुलेशन सेलर के एंगल से ही नॉर्मली होता है, लेकिन आप इसको सोचो पहले फिर बताता हूँ। देखो मैक्स पेन कैलकुलेशंस, इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ। एट दिस स्टेज यू मे फाइंड दिस अ बिट कंफ्यूजिंग, स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन फील होगा बट धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगा। स्टेप 1 लिस्ट डाउन, पहले क्या करना पड़ता है, एक्चुअली आप लोगों को रियल लाइफ में इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट हाँ क्योंकि मैक्सिमम केस में सॉफ्टवेयर आपको शो करता है, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर को से ज्यादा भरोसा खुद पे होना चाहिए। क्या बोलते हो, है ना, सॉफ्टवेयर से ज्यादा भरोसा खुद पे होना चाहिए। कई बार ट्रेंड लाइन भी फेल हो जाते हैं, इंडिकेटर भी फेल हो जाते हैं, है ना। अगर खुद पे भरोसा है तो कुछ भी फेल नहीं होता, और खुद पे भरोसा नॉलेज के साथ ही आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, उसका कोई शॉर्टकट रूल नहीं है।
मेरे अंदर जो स्किल है या जो भी साइकोलॉजी मेरे अंदर होता है वो आपके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ समय के साथ साथ आ सकता है। ये सर वैसे उस दिन मैं एक चीज सोच रहा था कि इंडिया में इतना सारा क्रिकेटिंग स्किल्स है, लेकिन इंडिया आज तक एक अच्छा लेग स्पिनर नहीं डेवलप कर पाया। ठीक है, इवन अनिल कुंबले भी एक बहुत ग्रेट बॉलर था, लेकिन उसका बॉल तो स्पिन ही नहीं होता था तो सेन वार्न इतना फेमस एक स्पिनर है, लेग स्पिनर, आज तक हम लोग सेन वार्न जैसे एक लेग स्पिनर नहीं पाए। तो मैं सोचता हूँ उसके जैसे एक्शन बहुत लोगों ने लिया, सेन वार्न जैसे ही बॉल डालता था उसके तरह ही एक्शन करता था, लेकिन आज तक कोई अमित मिश्रा किंतु बुमराह की तरह कोई बॉलर नहीं। আরেকটা বলার ছিল কিন্তু ইউবি বলটা পাবিং কাম নেই। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सिंपल, मैं यहाँ पर क्रिकेट का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, अब सुनो बात, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सेनवन का स्किल, सेनवन से बात करके उसको देख के कोई चाहे तो उसको अपने अंदर ले सकता था, लेकिन ये जो अंदर वाला टैलेंट होता है ना, वो अपने अंदर खुद ही को पालना पड़ता है, किसी को कॉपी करके पेस्ट करके ये चीज नहीं आ सकता। इसलिए इतना क्रिकेटिंग, इतना बने बने क्रिकेट के ऊपर हम लोग कंट्री का बहुत खर्चा, बहुत ये बने फैन फॉलोइंग बहुत कुछ है, लेकिन आज तक एक अच्छा टॉप लेवल लेग स्पिनर हम लोग नहीं बना पाए अपने कंट्री में। कोई कोई थोड़ा टैलेंट दिखाया बट नॉट लाइक मैंने जो सेंडवन कर दिया। फर्स्ट टाइम इसका मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि टैलेंट इतना इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकता, टैलेंट अपने आप को ही बनाना पड़ता है मेहनत करके। ठीक है, अब तुम इसको इन बॉन्ड बोलो कि गोल्डन स्पून बोलो, सिल्वर स्पून बोलो, मुझे नहीं पता। मैं तो इस तरह का गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इसमें सच में होता है कि नहीं, बट मुझे इतना पता है कि अगर आप चाहो तो अपना स्किल जनरेट कर सकते। हर एक इंसान अपने आप को घिस घिस के बना सकता, जो भी हो। चलो, वेरियस स्ट्राइक्स ऑन द एक्सचेंज एंड नोट डाउन। अच्छा, क्या करना है मार्केट में जब ऑप्शन चेन देखोगे, जैसे यहाँ पर ऑप्शन चेन अगर मैं निकालूं, ये है ना सर ऑप्शन चेन, इसमें देखो निफ्टी के अंदर ही अगर बात किया जाए तो 21,800 से लेके 25,600 तक इतना सारा स्ट्राइक है। अब इसमें ऑब्वियसली सारे स्ट्राइक में वॉल्यूम नहीं होता है, तो एटलीस्ट जो जो स्ट्राइक में लोग पोजीशन लेके बैठे होते हैं, ये सारे स्ट्राइक में मतलब कितना लोग कॉल खरीद के रखा है, कितना लोग पुट पर, पुट साइड में कितना लोग है, कितना मैंने बाई एज वेल एज सेल दोनों ही दिखाते हैं। तो कॉल पुट साइड में कितना पोजीशन है, ये सारा पोजीशन को एक्चुअली काउंट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये देख रहे हैं ना सर, इसको अगर तुम बड़ा करोगे, आप देख सकते हो पोजीशंस लैक्स में दिखा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा। ठीक है, तो ये जो पीसीआर रेशियो है, सॉरी हाँ मैक्सपेन का कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे कितना पोजीशंस बना हुआ है, ये सारे पोजीशंस को टोटल करके ही एक्चुअली मिलता है। अब मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में पहले थोड़ा समझाता हूँ, फिर जाके आप समझ जाओगे सर। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मोनोटोनस है। क्या होता है ना, एक ही बार काम जब बार बार करना पड़े तो क्या लगता है, मोनोटोनस है। वेरियस स्ट्राइक को जो एक्सचेंज में आपको मिलेगा नोट डाउन करना है, ओपन इंटरेस्ट का, बोथ कॉल एंड पुट फॉर दी स्ट्राइक्स, कॉल का भी पुट का। स्टेप 2 क्या है, ईच ऑफ द स्ट्राइक प्राइस दैट यू हैव नोटेड assume that market expire at that strike। मैंने आपने जितना सारा स्ट्राइक पॉइंट चूज किए, जैसे कि अभी आपको निफ्टी में दिखाया ना, फ्रॉम 21,500 से लेके 25 तक जितना स्ट्राइक है, उसमें जहां जहां आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है सर, कितना लोग करेंटली ऑप्शंस में पोजीशंस लेके रखा है, कॉल के मैंने क्लोज नहीं किया, पोजीशंस को क्लोज नहीं किया, अभी भी ओपन है। ठीक है, या तो कॉल साइड में या तो पुट साइड में। और ये चीज हम लोग ऑप्शन क्लास में जब हम लोग ऑप्शंस का एकदम नैकेड पोजीशंस वगैरह सीखते थे, उस टाइम पे काफी लोगों को मैंने दिखाया कि ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके मार्केट कहाँ जा सकता है ये भी पता ला जा सकता है, कि अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जिस साइड में होता है, नॉर्मली देखा जाता है कि मार्केट उस साइड में एक्सपायर कर रहा है, या फिर मार्केट एंड ऑफ द डे में वहां पर जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉल एंड पुट। अब फॉर ईच ऑफ द स्ट्राइक प्राइस दैट यू हैव नोटेड अज्यूम दैट मार्केट एक्सपायर एट दैट स्ट्राइक प्राइस। मान के चलते हैं कि जो भी स्ट्राइक नोट कर रहे हैं मार्केट वहां पर एक्सपायर करेगा।
स्टेप 3, कैलकुलेट हाउ मच मनी इज लॉस्ट बाय ऑप्शन राइटर। अब उसमें तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि ऑप्शन राइटर माने राइटर का मतलब होता है सेलर, ऑप्शन सेलर कितना पैसा लॉस खा सकता है। ठीक है, बोथ कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस राइटर, राइटर माने सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर कितना पैसा लॉस कर सकता है। assuming that market expire as per assumption in step 2, माने मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो assumptions हम ले रहे हैं उस assumptions पे क्लोज होगा। अगर होता है, सपोज करंट मार्केट 23,500 में है, मैं मान रहा हूं कि मार्केट एक्सपायर होगा 23,600 में, या फिर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट एक्सपायर होगा 23,450। तो अगर मार्केट 23,600 में एक्सपायर होता है या 23,450 में एक्सपायर होता है एज पर आवर assumptions, ऑप्शन सेलर को कितना लॉस, कॉल साइड का एज वेल एज पुट साइड का। बात समझ में आ रहा है ना? आ जाएगा सर, आ जाएगा, थोड़ा पेशेंसफुली सुनो। अभी मैं बोला ना थोड़ा बोरिंग बातें हैं, लेकिन जिंदगी में हमेशा बोरिंग चीज ही काम आता है। तो हाउ मच मनी इज लॉस्ट बाय ऑप्शंस राइटर्स बोथ कॉल एंड पुट assuming market expire as per the assumption in step 2, एड अप द मनी लॉस्ट बाय कॉल एंड पुट ऑप्शन राइटर। अब जो भी आपको मिला है सारे के सारे को ऐड करो, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। सर हमको खुद सब मैनुअली करना है, सर सॉफ्टवेयर तो दिखाई देता है, आप खुद करोगे मैंने बेसिकली मैनुअली तो ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप एक्सेल सीट यूज कर सकते। मैंने डेटा को लेके सीधा एक्सेल सीट में डालना, ऑप्शन चेंज सर डेटा जो होता है ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाते हैं, एनएससी का डेटा जैसे आप अपने एक्सेल सीट में डाल सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल सीट में आप डाल के भी आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्सेल का काम थोड़ा बहुत आना चाहिए, कैसे प्लस माइनस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लो सर, जिंदगी में बड़ा काम आएगा। अच्छा क्या, मैं भूल गया, मेरा इतना यूज नहीं होता है। जो लोग कंप्यूटर का स्किल्स बंदे हैं उनसे सीखो। क्या सर क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं सर। मेरे को जितना आता है थोड़ा बहुत 2-4 चीजें आते हैं, और 2-4 से कुछ काम नहीं होने वाला। ओवरऑल सीखो, जो लोग कंप्यूटर सिखाते हैं ना उनसे सीखो, या फिर यूट्यूब में भी आजकल बहुत वीडियोस मिलता है। अगर सीखने नहीं जा सकते तो कम से कम सीख लो। लेकिन एक्सेल का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एडवांस एक्सेल भी अगर हो सके तो सीख के रखो, काम आएगा। एक्सेल का सर बहुत जबरदस्त। क्योंकि उसका यूज ऑफिस लाइफ में बहुत, और अपने ट्रेडिंग लाइफ में भी बहुत। डेटा ये सब डेटा एनालिसिस का ही सॉफ्टवेयर है। नहीं सर ये मेरा स्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बोलूंगा कि नहीं मैं सिखाऊं। मेरे को फाइनेंशियल मैटर समझाने बोलो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। आप मेरे को कंप्यूटर स्किल सिखाने बोलोगे, मेरा इतना कंप्यूटर स्किल। अच्छा, अब क्या है, एड अप द मनी लॉस्ट बाय कॉल एंड पुट ऑप्शंस राइटर्स, आइडेंटिफाई द स्ट्राइक एट व्हिच मनी लॉस्ट बाय ऑप्शंस राइटर इज लीस्ट, लीस्ट माने सबसे कम। This level at which least amount of money is lost by option seller is the point at which maximum pain is caused to the options buyer. जिस पॉइंट में ऑप्शन सेलर का मिनिमम लॉस होता है उस पॉइंट पे ऑप्शंस बायर का मैक्सिमम दर्द होता है। Therefore, this is the price at which the market is most likely to expire. ठीक है, अब यहां पर पॉइंट है एग्जाम्पल के रूप में। अच्छा, अब एग्जाम्पल आपको हेल्प करते हैं। जैसे मानो यहाँ पर 3 स्ट्राइक दिया है, कोई शेयर प्राइस भी हो सकते हैं, इंडेक्स भी हो सकते हैं। 7,700 का स्ट्राइक है, 7,800 का स्ट्राइक है, 7,900 का स्ट्राइक। 7,700 का कॉल ओपन इंटरेस्ट दिया है, पुट ओपन इंटरेस्ट दिया, 7,800 का भी दिया है, 7,900 का भी दिया। ये डेटा है, आपको इससे नॉर्मल डेटा से तो कुछ है नहीं, बस डेटा से मिलेगा क्या वही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको कुछ एज्यूम करना है, ये सब स्ट्राइक था, 7,700 एक स्ट्राइक है, 7,800 एक स्ट्राइक है, 7,900 एक स्ट्राइक है। अब मानो कि मार्केट एक्सपायरी डेट पे 7,700 में एक्सपायर करता है, कहीं ना कहीं तो एक्सपायर करेगा, या तो 7,700 में करेगा, या तो 7,800 में करेगा, या फिर 7,900 में करेगा, या बीच में कहीं करेगा, करेगा तो सही रे वो। रिमेंबर, जब हम लोग कॉल ऑप्शंस को एक्सपायरी में देखते हैं, व्हेन यू राइट माने राइट माने सेल, राइट माने की बोलना, राइट माने सेल, बोलना नहीं सर। व्हेन यू राइट ए कॉल ऑप्शंस यू विल लूज मनी ओनली इफ मार्केट मूव्स अबव द स्ट्राइक। माने अगर मेरा स्ट्राइक 7,700 है और अगर मार्केट 7,700 के उस पार चला जाता है, 7,700 के उस पार माने 7,700 पार, 7,750, 7,800, अगर मैं कॉल सेल करता हूं, मेरा व्यू क्या होता है, मार्केट बियरिश होना चाहिए,
इसका मतलब है 7,700 या उसके नीचे होने से ही मेरे को पैसा मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि रिमेंबर व्हेन यू राइट ए कॉल ऑप्शंस यू विल लूज मनी ओनली इफ द मार्केट मूव्स अबव द स्ट्राइक। ये बात दिमाग में घुसा लो, एकदम बेसिक ऑप्शन है। सिमिलरली व्हेन यू राइट ए पुट ऑप्शन, जब आप पुट सेल करोगे आप पैसा लूज करोगे व्हेन मार्केट मूव्स बिलो द स्ट्राइक, क्योंकि आप पुट बाय तब करते हो, पुट सेल तब करते हो जब मार्केट बढ़ता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो आपका लॉस होगा। ये तो सेंस बन गया ना सर। इतना अगर आपको पता चल जाता है तो आगे का हर एक खेल आपको समझ में आता जाएगा। तो ये इस फर्स्ट पॉइंट में क्या समझाया जा रहा है कि कॉल को सेल कहाँ, यानी कॉल सेल करने में लॉस कब होता है और पुट सेल करने में लॉस कब होता है। कॉल सेल करने में तब लॉस होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट सेल करने में तब लॉस होता है जब मार्केट नीचे जाता है, जो आपका मेन पॉइंट है वहां से, मैंने जो स्ट्राइक आप चूज करते हो वहां से। देयरफॉर अगर मार्केट 7,700 में एक्सपायर करते हैं, नन ऑफ द कॉल सेलर विल लूज मनी, क्योंकि मार्केट 7,700 में आपने चूज किए थे और 7,700 में अगर वो एक्सपायर करते हैं, किसी भी कॉल सेलर को कोई पैसा लूज नहीं होगा, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया। Which means call option seller 7,700, 7,800 and 7,900 strike will retain the premium receipt। माने अगर आप 7,700 वाला सेलर हो, 7,800 वाले सेलर हो या 7,900 वाले सेलर हो, हर केस में आपके पास जो भी प्रीमियम है वो रह जाएगा। However, पुट ऑप्शन सेलर को यहाँ पर प्रॉब्लम, कॉल को पैसा मिल जाएगा बट पुट के केस में प्रॉब्लम होगा। लेट स्टार्ट विथ 7,900 पुट। क्या होगा एट 7,700 एक्सपायरी, 7,900 का पुट आपने लिया, दिस इज योर स्ट्राइक। अब मार्केट एक्सपायर कर रहा है मानो 7,700 में, तो अगर 7,700 में एक्सपायर करेगा 7,900 पुट का क्या होगा, 200 पॉइंट लूज हो जाएगा। हेलो, है ना। अब 7,700 का ओपन इंटरेस्ट कितना था, 2,55,09,375। अब ये जो 200 पॉइंट का लूज है, 200 पॉइंट का जो लॉस है, इसको आप 2,55,09,375 इतना लोग ओपन इंटरेस्ट में बना हुआ था, इसको इंटू कर दो तो टोटल मार्केट का लॉस का पता लग जाएगा। जितना पॉइंट पे मार्केट चेंज होगा, मैंने 7,900 का पुट आप लेके रखे हो, पुट सेल करके रखे हो, और मार्केट 7,700 में एक्सपायर करते हैं, समझे कि नहीं। तो 7,700 का 900 का पुट लिए हैं, 7,700 में मार्केट एक्सपायर करेगा, 200 पॉइंट का लॉस होगा कि नहीं होगा। तो 200 पॉइंट का लॉस पूरा मार्केट के एंगल से सोचो, जितने का टोटल ओपन इंटरेस्ट है पुट ऑप्शंस में, 900 का पुट ओपन इंटरेस्ट में, उतना इंटू 200 करने से जितना होता है उतना वैल्यूएशन मार्केट लॉस खाएगा। सिमिलरली 7,800 पुट ऑप्शंस अगर आप चूज करते हो तो ऐसे केस में 100 पॉइंट का लॉस है, तो 100 इंटू 7,800 का ओपन इंटरेस्ट का जितना अमाउंट ओपन इंटरेस्ट पे बना है उतना इंटू कर दो, तो उतना अमाउंट का पैसा मार्केट लॉस खाएगा। और 7,700 में अगर मार्केट रह जाता है 7,900 पुट ऑप्शंस के केस में, 7,700 पुट ऑप्शंस राइटर विल नॉट लूज एनी मनी, क्योंकि आपने चूज किया था 7,900 का पुट, और पुट सेल कब करते हैं, जब मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिरा है 7,700 पे, ठीक है। ऐसे केसेस में आपका कोई लॉस नॉर्मल में नहीं होगा। अब कहानी किधर मोड़ लेता है, टोटल मनी लॉस्ट बाय कॉल ऑप्शन सेलर प्लस टोटल मनी लॉस्ट बाय पुट ऑप्शन सेलर, इन दोनों को टोटल करना पड़ता है 7,700 के एक्सपायरी में। तो अगर आप देखोगे कॉल ऑप्शन सेलर को यहाँ पर कोई लॉस नहीं था, तो उस केस में 0 हो गया। लेकिन हाँ बोलो सर। जब मार्केट बढ़ता है तब पुट को सेल करते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तब पुट को सेल करते हैं, यस सर। जी पूछ रहे हैं जब मार्केट बढ़ता है तब पुट को सेल करते हैं, सही बोला ना उन्होंने। मार्केट बढ़ेगा तब मार्केट पुट सेल तब करना चाहिए ना जब मार्केट में ग्रोथ, कॉल सेल तब करना चाहिए जब मार्केट में बेयरिशनेस हो, ठीक है। यस सर। तो 0 प्लस टोटल मनी लॉस बाय पुट ऑप्शंस राइटर, तो दो केस में हम लोगों ने लॉस देखा, ये वाला और ये वाला, जो ऑलरेडी 200 और 100 करके कैलकुलेट किए। नाउ keep in mind that total money lost by call option seller equals to money lost by 7,700 call writer plus money lost by 7,800 call options and money lost by 7,900 call options। ये सारा चीजें टोटल करके कॉल ऑप्शंस का लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं। Likewise, the total money lost by put options writer equals to money lost by 7,700 का put seller, money lost by 7,800 का put seller plus money lost by 7,900 का put seller। सब चीज टोटल करेंगे तब जाके हमें हिसाब मिलेगा।
अब जैसे मैंने यहाँ पर पहला सिनारियो आपको 7700 में दिखाया, ठीक है, अगर मार्केट 7700 में एक्सपायर करता है तो क्या होगा, सिमिलर तरीके से 7800 में भी सेम हिसाब होगा, ठीक है, 7800 एक्सपायरी में भी सेम हिसाब होगा, 7900 एक्सपायरी में भी सेम हिसाब होगा। अब हमारे पास 3 सिनारियो था, अब तीनों सिनारियो में आप सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशंस करोगे, तो कैलकुलेट करने में आपको अलग अलग लॉस का अमाउंट दिखेगा। अब मैं आपको फिर से सेम कैलकुलेशन और रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू से कैलकुलेशन किया हुआ है, जस्ट आपको मैं वही चीज दिखा रहा हूँ। आप देखो इधर हिसाब जो मिला है उसमें 7700 स्ट्राइक चूज करने में आपका टोटल लॉस हो रहा है सर अप्रोक्स कितना 99 करोड़ 99 करोड़ 82,87,500 हाँ 7000 लॉस वैल्यू ऑफ कॉल्स के केस में 7700 के दिखाया ना सर, अगर 7700 का स्ट्राइक ले रहे हो और मार्केट 7700 में अगर एक्सपायर करेगा तो कॉल सेलर को तो कोई लॉस नहीं है, समझ रहे हैं सर। बेसिक ऑप्शंस का चीज दिमाग में रखिए, इसमें बेसिक ऑप्शंस ही है, ठीक है, लेकिन बाकी केस में वो पुट के केस में लॉस खाया था तो वही डेटा है। तो टोटल करके देखा जा रहा है कि 7700 स्ट्राइक में लॉस का टोटल लॉस कितना हो गया मार्केट का 99 करोड़ का, इसमें कितना है 43 का, इसमें कितना है 70 करोड़ का। तो किस सबसे कम लॉस कहां पर है, अगर मार्केट 7800 में है तो कॉल सेलर का लॉस सबसे कम है, अगर मार्केट 7800 में है तो मार्केट का लॉस सबसे कम है ऑप्शन सेलर का। अब इस बात को अगर आप दिमाग में रखते हो तो हिसाब आपका कुछ ऐसा दिखता है सर। এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে হবে এরকম না, এখানে নিয়ারেস্ট মিন মানে কোথাতে মানুষের ম্যাক্সিমাম ইন্টারেস্ট আছে আর মার্কেট কতটা চেঞ্জ হচ্ছে এক্সপায়ারিতে। 100 পয়েন্টে চেঞ্জ হলে একরকম, 200 পয়েন্টে চেঞ্জ হলে একরকম, কিন্তু মানে বেসিক্যালি এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখুন আমি এখানে আপনাকে 3টে ডেটা নিয়ে দেখিয়েছি, কিন্তু বাস্তবে কি মার্কেটে 3টে স্ট্রাইক থাকে, रियल लाइफ में 3 स्ट्राइक थोड़ी ना रहता है, कम से कम 10 15 20 स्ट्राइक रहता है ना। ये देखो अगर ये सारा स्ट्राइक इसको नॉर्मल में चेक करने जाओ तो मैनुअली आप 2-3 ही कर सकते हो, उससे ज्यादा मैनुअली आप नहीं कर सकते। আমি এখানে ওটিএম আর এটিএম এর দিকে এক্ষুনি যাচ্ছি না, আপনি ব্যাপারটাকে এতটা কঠিন করছেন কেন, ব্যাপারটাকে এখন আপাতত সিম্পল রাখুন। সিম্পল মানে একটা কল অপশন সেলার মানে ওভারঅল কল মানে অপশন সেলার যারা হয় পুট সাইড হোক বা কল সাইড হোক, তারা সবসময় চাইবে কি ওদের মিনিমাম লস, আর ওদের যে পয়েন্টে মিনিমাম লস হবে সেইখানেই বায়ারদের ম্যাক্সিমাম পেনটা আসবে। এবারে সেটা কল সাইডের অপশন সেলারও হতে পারে, পুট সাইডের অপশন সেলারও হতে পারে। এবারে আমরা এখানে যে হিসেবটা লাগালাম ওই হিসেবটা অ্যাকচুয়ালি এটা একটু মনোটোনাস টাইপের, কি একই রকম জিনিস বারবার করে করে চেক করতে হচ্ছে। এবারে আপনি দেখুন এখানে এই যে 7000 থেকে এখানে কতগুলো স্ট্রাইক চুজ করা হয়েছে, 8600 तक यहाँ पर स्ट्राइक यूज किया गया है। हर केस में टोटल वॉल्यूम को यहाँ पर लिया गया है, क्यूमुलेटिव कॉल का, क्यूमुलेटिव पुट का। क्यूमुलेटिव कॉल মানে কলের ডেটা, পুটের ডেটা, আর কতগুলো ওপেন ইন্টারেস্ট কলে ছিল, পুটে ছিল। এবারে এটা এক্সেল শিট করবে, এখানে আমাকে মাথা লাগাবার দরকার নেই। अब तुम इस चीज को ग्राफिकली पोस्ट करो। इसमें एक्सेल सीट क्या कर देता है, एडवांस एक्सेल में ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, वो जितना डेटा मिला है ना उसका हिसाब तुमको दिखा देगा ऑटोमेटिकली कि मैक्सिमम पेन ये आपका टोटल वॉल्यूम है, माने लॉस का वॉल्यूम दिखा रहे हैं, ठीक है। 7000 का स्ट्राइक से लेके 8600 स्ट्राइक तक ये जो हिसाब बना है ना, इसमें सबसे कम पेन कहाँ हो रहा है बोलो तो 7800 में, माने सबसे मिनिमम लॉस सेलर को हो रहा है। रियल लाइफ में आपको इतना मेहनत नहीं करना होता, बट हाँ अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते। डेटा को पुट कर करके जैसे मैंने एक पॉइंट सिखाया उस सेम टाइम पे दूसरे एक्सपायरी में, तीसरे एक्सपायरी में चीजें बन रहा है। आपके लिए मेन पॉइंट है कि आप बस ये चीज देखो कि मैक्स पेन बने किस स्ट्राइक पॉइंट पे ऑप्शन सेलर को सबसे मिनिमम लॉस, दैट पॉइंट इज नोन एज मैक्स पेन। और सेलर को जहां पर लॉस सबसे कम होता है, ऑब्वियस बात है बायर को सबसे ज्यादा पेन वही पॉइंट पे हो। हाँ या ना, তার অনুযায়ী গেল না মেনটা তো স্যার আপনি যেটা দেখালেন 7100 এবার এটা তো ডিপেন্ড করে আছে আপনি কত পয়েন্টে খেলছি। সে যদি এট দা মানিতে 50 পয়েন্টের জন্য খেলে
ঠিক আছে, ধরুন আমি একটা কল সেল করলাম আর একটা কল বাই করলাম, ঠিক আছে, এই 50 পয়েন্টটা পুরো গেলে, এই যে 50 পয়েন্টও যদি আপনার বায়ার যারা কলটা সেল করেছে তাদের লস হয়, তাহলে তো বায়ার প্রফিট করে বেরিয়ে যাবে। এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপায়ারি ডেটের সময় এগুলো কাজে আসে। কখন মার্কেটটা পুরো সপ্তাহটা ক্লোজ হচ্ছে, এটা পুরো সপ্তাহের উপরই ডিপেন্ড করছে, এক্সপায়ারির সময় কাজে লাগে। আমি এখনো কমপ্লিট করিনি, আমাকে একটা পয়েন্ট বলতে দাও, আমি বোঝাচ্ছি। তুমি এটা মার্কেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা কেন হচ্ছে না, এখানে কথাটা হচ্ছে কি, আমি তো সেলার, তো সেলার নর্মালি এন্ড পর্যন্ত থাকে। সেলার কিন্তু হুটপাট বেরোবার জন্য আসে না, बायर बेरोते আসে। सेलर ऑलवेज वेट करे। सेलर का क्या है, वेट करते हैं, क्योंकि वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि बायर का पैसा घुसेगा, मैं एंड तक वेट करूंगा, बायर का सारा प्रीमियम खत्म होगा तो मैं बैठ के खाऊंगा। सेलर को तो उतना ही प्रॉफिट होगा जितना का वो प्रीमियम लेके है। ऑब्वियसली, लेकिन ये तभी होगा ना जब मार्केट उल्टा चलेगा, बायर के हिसाब से, है ना, और फेवर करेगा सेलर के हिसाब से। अब सेलर का मिनिमम लॉस जहां तक हो सकता है, ठीक है, वो सेलर पहले कैलकुलेट करेगा, और वही कैलकुलेशंस एंड मोमेंट में एक्सपायरी डेट पे खेल खेलता है कि जिस पॉइंट पे मिनिमम लॉस सेलर को होगा, चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट उसी पॉइंट पे एक्सपायर करे। बट ये एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं होता है। मैंने जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशंस करके देखा कि 7800 में मैक्सिमम पेन है, या फिर अपस्टॉक्स यहाँ पर आपको, नॉट जस्ट अपस्टॉक्स, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको दिखा सकता है कि मैक्स पेन जैसे समय के साथ साथ देखो, कल देखो 12:30 में ही पता चल गया था कि मार्केट क्लोज होगा, कल एक्सपायरी भी था ना, 12:30 बजे एक पता लग गया था 23,600, उससे पहले पता लग रहा था 23,800। तो ये जो 23,800 या फिर हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 7,800, ये जो डेटा निकल के आ रहा है, ये डेटा ऐसे ही निकल के आया, यही मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा था। अब ये डेटा निकलने के बाद इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट विल एक्सपायर अराउंड दिस एरिया। अब इसके ऊपर डिपेंड करके आप अपना स्ट्राइक चूज करो, एटीएम लेना है, ओटीएम लेना है, या आईटीएम लेना है, यू नो दैट। आपको अगर एक्सपायरी पता चल जाए कि मार्केट कहां तक एक्सपायर कर सकता है, क्या आप एटीएम ओटीएम आईटीएम का खेल नहीं जानते? आपको पता है ना कि कब ओटीएम लेना चाहिए, कब आईटीएम लेना चाहिए, कब एटीएम लेना चाहिए, यू नो दैट ना। तो अगर आपको एक्सपायरी तक मार्केट कहां तक पहुंच सकता है ये पता लग जाए, तो उस हिसाब से आप ओटीएम आईटीएम एटीएम खेल सकते हो ना, डिपेंडिंग ऑन द कॉल एंड पुट। इसलिए मैक्स पेन का डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखा जाता है कि जो नॉर्मली दिखाया जाता है मार्केट वहां पर नहीं होता है। কোনটা? हाँ, लैगिंग হওয়ার পরেই বুঝতে পারবো। देखो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। नॉर्मली जब भी आप इनिशियल डेज में इसको करोगे ना, शुरू शुरू में आप सोचोगे मार्केट तो उसी पॉइंट में खत्म होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, थोड़ा बहुत एरर रहता है। तो इस पॉइंट को कैसे रिकवर करोगे, इसके ये जो क्लासिक ऑप्शन स्पिन का कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आप चेंज कर सकते हो। ओपन इंटरेस्ट वैल्यू चेंजेस एवरी डे, दिस मींस द ऑप्शन वुड सजेस्ट 7,800 एज द एक्सपायरी ऑफ 10th। मैंने 10 तारीख का एक्सपायरी में बोल रहा है कि 7,800, और ये मई का डेटा दे रहा था, एंड मैं वेरी वेल सजेस्ट 8,000 ऑन 28th में। मैंने 10 तारीख को बोल रहा है 7,800, 20 तारीख को बोल रहा है 8,000। अब पर्टिकुलर डे ऑफ द मंथ टू रन दिस कॉम्पिटिशन प्रेफर्ड दिस व्हेन देयर वर 15 डेज टू एक्सपायरी। मैंने बेसिकली 10 तारीख को एक बोल रहे हैं, 20 तारीख को एक बोल रहे हैं, इसलिए बेस्ट होगा एक्सपायरी के एकदम स्टार्टिंग में ही आप ये चीज मत करो, आप ट्रेड लेना स्टार्ट करो 15 तारीख में, ताकि आप एक एवरेज में आ, ठीक है, पूरा महीने का हिसाब से मत कर, 15 दिन के हिसाब से कर सकते हो। ये एक इम्प्रोवाइजेशन आप लगा सकते हो ताकि एक एवरेज हो जाए, माने एक में 7,800, एक में 8,000, तो वो तो क्लियरली समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए अगर आप 15 दिन के बाद स्टार्ट करते हो, 15 डेज बाकी है एक्सपायरी में, तो एक एवरेज आउट करता है। एवरेज करने से क्या होता है, आपको एक एवरेज सिचुएशन पता चलता है। अच्छा, आइडेंटिफाइड द एक्सपायरी वैल्यू एज पर द रेगुलर ऑप्शन पेन मेथड, जो आपको मैं अभी दिखाया। इसके बाद 5% सेफ्टी बफर लगाओ। क्या लगाओगे? सेफ्टी बफर। बफर माने इमरजेंसी में लगाना होता है। 5% बोला जाता है, डिपेंडिंग करता है मार्केट के वोलेटिलिटी पे। अगर 15 दिन एक्सपायरी में है, थ्योरी सजेस्ट दैट 7,800 मैक्स पेन है, तो अगर इस पे 5% सेफ्टी बफर लगाया जाता है, इसका मतलब है 7,800 का 5% कितना हो जाएगा, ऐड करो, तो मार्केट में भी 8,190 या 8,200 स्ट्राइक में खत्म हो सकता है।
अच्छा, एक्सपेक्ट द मार्केट टू एक्सपायर एट एनी पॉइंट बिटवीन 7800 से। अच्छा, इससे और एक पता चला कि मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक रह सकता है। इससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल गया। माने ये भी एक तरीका है मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा कि अगर 7800 से 8200 तक मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन दिख रहा है तो इससे आप मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी। हाँ, सब सेफ्टी बफर माने बफर का मतलब होता है जो अर्जेंट सिचुएशन में यूज किया जाता है, और सेफ्टी का मतलब क्या, एग्जैक्टली 7800 में होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप 5% प्लस 5% माइनस करके चल सकते हैं। এইখানে লাস্ট দিনে যে ম্যাপটা দেখাচ্ছি আমাদের মার্কেট শেষ হয়ে যায় 23,534 হ্যাঁ। আর ম্যাপটা দেখাচ্ছে 23,608। তার মানে এটা কি রেজিস্ট্যান্স সাপোর্টের মধ্যে পড়বে না? হ্যাঁ, এটাকে তুমি এইভাবে ধরতে পারো কি এখানে যে 5% বাফারই ইউজ হয়েছে, এবারে ওটা 5% হচ্ছে না কত পার্সেন্ট হচ্ছে ওটা হিসাব করো। 23,530 23,530 আর আমার এটা ডিফারেন্সটা 23,600, ডিফারেন্স কত আছে? হ্যাঁ, 5-এর বেশি হচ্ছে তাই তো। তো মোটামুটি এটা যে সময় লেখা হয়েছিল তখন 5% হিসেবে বলা হয়েছে, তো সেই হিসেবে হ্যাঁ মোটামুটি এটা 5 বা 6% বা 4% ডিপেন্ড করছে ডিপেন্ডিং অন দি ভোলাটিলিটি। মানে তুমি একটা বাফার রাখতে পারো, এতে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে কি মার্কেট এখানে একটা শর্ট টার্ম সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স তো পাওয়া যাচ্ছেই। যেমন এখানে আমরা কি পেলাম না 7800 থেকে 8200 এর একটা সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স তো পাচ্ছি, কারণ এখানে একটা মার্কেট এই রেঞ্জ এর মধ্যে মার্কেট থাকার সম্ভাবনাটা বেশি না, একটা শর্ট টার্ম সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স আমি পেয়েই যাব। একটা গ্যাপের मध्य मार्केट থাকার সম্ভাবনা, যদি মার্কেটে কোনো अगर मार्केट में कोई स्पेशल मोमेंटम नहीं आता तो मार्केट इस रेंज में रहने का चांसेस हाई हो जाता है। रेंज आउट হয়ে গেলে সেটা ব্রেকআউট বা ব্রেকডাউন হবে, ওটা ব্রেকআউট বা ব্রেকডাউন হবে, ওটা সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা। ওটা মার্কেট খুব উইক হয় তখন হবে, আর নাহলে মার্কেট যদি খুব এক্সট্রিম বুলিশ হয় তখন হবে, আদারওয়াইজ তো মার্কেটের রেঞ্জটা বোঝা যাবে। অবভিয়াসলি সেটা হতেই পারে যদি ওখানে স্টে করে। So I would prefer writing put options for the simple belief panic spread faster than greed. This means market can fall faster than it can go up. Market যত তাড়াতাড়ি পড়ে তার থেকে কিন্তু কম বাড়ে, ঠিক আছে? And I would hold the option sold up to expiry and would usually avoid overaging during the averaging during this period. মানে নরমালি একটা ট্রেডারকে কখনোই এক্সপায়ারিতে হোল্ড করা উচিত যদি সে সেলার হয়, আর অ্যাভারেজিং করা উচিত নয়, চুপচাপ বসে থাকা উচিত। বেশি অ্যাভারেজ করতে গেলেই ব্যাম্বু খাবে, ঠিক আছে সেলাররা, ঠিক আছে? তো এইখান থেকে দুটো পয়েন্ট আসছে। আচ্ছা, এখানে আমি একটা 5% বলেছি, কিন্তু কখনো কখনো আমরা 1.5-2% স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নিতে পারি। এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে তুমি মার্কেটকে ওভারঅल কি অ্যানালিসিস করছো তার উপরে। কিন্তু मैक्सपेन मेरे को एक सुविधा देता है कि मार्केट अल्टीमेटली कहाँ खत्म हो सकता है उसके आसपास का एरिया मुझे क्लियरली एक दिखा देता है। अब तुम बफर कितना लोगे वो पूरी डिपेंड करता है। 5% स्टैंडर्ड है, 1-2% भी मार्केट प्रैक्टिस है, ये तुम समय के साथ साथ डेवलप कर सकते সেটাই তো বলছি কথাটা আমি। 23,600টা তো 12:30টাতেই বোঝা গেছে, আর মার্কেট এক্সপায়ার করেছে 23,530-40 এর কাছে, তার মানে মোটামুটি 50-60 পয়েন্টের ডিফারেন্স রেখে মার্কেট এক্সপায়ার করেছে। তো এটা তুমি অবজার্ভ করো প্রত্যেকটা এক্সপায়ারিতে, ব্যাংক নিফটিতে দেখো, নিফটিতে দেখো, ঠিক আছে? ভালো ক্লিয়ার করবেন, হয় আপনি ওল্ড ডেটা থেকে চেক করুন, ওল্ড ডেটা সেট देखो यदि पावा जाए कि नहीं। हाँ सर बोलो, ऑनलाइन में कोई कुछ पूछ रहा है। सर कहाँ पे शो करता है मैक्सपेन सर? सर ये आपको सेंसिबल में भी मिलेगा, या आप स्टॉक्स के अंदर डिस्कवर में जाओगे वहां मिलेगा। सेंसिबल के अंदर भी आपको मैक्सपेन का डेटा मिल जाएगा, जैसे मैं आपको शुरू से दिखा भी रहा हूँ मैक्सपेन। हाँ एंजल में कहीं दिखेगा सर, दिखेगा बैंक निफ्टी का सर। मैक्सपेन। सर हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। सर वो जो ऑप्शन चेन में मिलेगा, आप स्टॉक्स में फोन से देखेंगे तो। अच्छा फोन से देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर मिलता है, पूर्णिमा बोल हाँ। रहा है, और लैपटॉप में तो अलग से मुझे डिस्कवर में जाके
दिख रहा है, हाँ 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 ठीक है। बैंक निफ्टी बढ़ गया था तो स्ट्रेट लाइन ये देख देख मैक्समैन कितना बोला था 51,000, क्लोज कितने में हुआ बैंक निफ्टी 50,278, 50,178 আর ম্যাক্সম্যান কত দেখিয়েছে 51,000। না না এতটা ডিফারেন্স, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো 50,180, ঠিক আছে। 50,000 50,000 5%, অনেকটা ডিফারেন্স। 5% তো 5% কত হয় 50-এর 5% কত হয় তো 250, 50,000, 5,000 এর 10% 500 হয়, 2,500, 2,500 হয়, তাহলে 5% এর কমই তো আছে, 5% এর কম আছে, তো ভ্যালুটা দেখ। ठीक है सर, आप लोग ना, मेरा टाइम हो गया सर, मैम का क्लास है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। आप लोग ना मैक्स पेन का डेटा को चेक करो, ठीक है। चेक करके आप लोग हिस्टोरिकल डेटा देखो, करंट डेटा देखो, और अपकमिंग 1-2 हफ्ता भी आप लोग चेक करते रहो। अभी मार्केट थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर सकता है, बट फिर भी आपको एक आइडिया जरूर देगा मैक्स का, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा पीसीआर, आज मैं सोचा था लेकिन पीसीआर के बारे में नहीं बोल पाया, पीसीआर बताऊंगा और 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और क्या बताना है, इंडेक्स डेवलपमेंट। तो ऐसा करने से एक जो लोग ऑप्शन शुरू किया था उन लोगों का कंप्लीट होगा और बाकी लोगों का चलता जाएगा, बेसिक से फिर से स्टार्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। तो चलो सर आज इतना ही है, और मैक्स पेन पे आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहा है आप लोग ग्रुप में डिस्कशन, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, फिर आज इतना ही। कल जिन लोगों का कम्युनिटी क्लास है, नमस्ते, बाय सर। ठीक है, ओके सर, बाय बाय सर। बाय सर। फिर आज क्या